नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। आज चर्चा करेंगे इजराइल और हमास का जो आजकल युद्ध चल रहा है उसके बारे में। मेरे एक जियोपॉलिटिक्स पे जो सीरीज थी, जो कुछ मैंने बनाए थे, वीडियो बनाए थे, उसमें जिक्र किया था आपसे इजराइल का जो यहूदियों का मिडिल ईस्ट से पलायन, उनका एग्जोडस, वहाँ से शुरू होकर के 1976 तक का मैंने कवर किया था, क्योंकि तब उतना ही रिलीवेंट था। और थोड़ा सा मैंने बताया था कि किस तरह से जो है पैलेस्टाइन और इनका जो है वो झगड़ा चल रहा है, जो इतने सालों से चल रहा है। अब उससे आगे की जो घटनाएं जो आजकल हो रही हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको आज सिर्फ इस वाले अंक में सिर्फ तथ्य बताता हूं आपको, फिर आप खुद अपने आप सोचिएगा कि कौन क्या कर रहा है या क्या हो रहा है या क्या इसका आउटकम निकल सकता है या भारत के लिए इसके क्या मतलब रह जाते हैं। ये सब बातें आप सोचिएगा, अभी मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। 1948 मई 1948 में ये बना, इजराइल बना और अमेरिका ने उसको रिकॉग्निशन दिया, साथ में सारी पश्चिमी देशों ने दिया और ये देश बन गया, यूएन चार्टर के तहत बना। ये इस ज़मीन पर उस समय जो है वो पैलेस्टाइन लोग रहते थे, वो भी इसमें हैं। आज भी जो है उसके 93 लाख की, जो उसकी 93 लाख की जो जनसंख्या है, उसमें से करीब 22-23 लाख जो हैं अभी भी जो हैं वो फिलिस्तीनी लोग हैं। जैसे ही ये बना है तो अरब देशों को इसका बनना मंजूर नहीं हुआ और उनसे इनका युद्ध शुरू हुआ। तो 4 युद्ध हुए। 1948 में हुआ, फिर 1956 में हुआ, फिर 1967 में हुआ जिसको 6 डे वॉर कहते हैं, और फिर अक्टूबर 1976 में 73 में सॉरी, तो जो 1973 वाला है उसको यौम किपर वार भी कहते हैं। ये 4 युद्ध उन्होंने लड़े हैं। जो अभी जो पैलेस्टाइन लोगों के पास जो एरिया, जो क्षेत्र है, उसमें वेस्ट बैंक है, 176 करीब टुकड़े हैं उसमें, वेस्ट बैंक में है, जहां आजकल पीएलओ जो है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यासर अराफात की होती थी, वो उस पर वो उनकी सत्ता है। और जो दूसरा, जो उससे करीब 90 मील दूर या 90 किलोमीटर दूर जो है, वो गाजा स्ट्रिप है, उस पर हमास का है। हमास की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमास जो है एज पॉलिटिकल पार्टी वहाँ सत्ता पे काबिज है गाजा में, और उसका जो मिलिट्री विंग है वो ये युद्ध करता रहता है। और हमास को जो है इंटरनेशनली, जब से उन्होंने ये आतंकवादी गतिविधियां अपनी की हैं, तो उसके बाद से उनको जो है वो आतंकवादी करार दे दिया गया है। तो अभी जो युद्ध शुरू हुआ है वो 7 अक्टूबर को हुआ है, 7 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन 1973 का जो यौम किपर जो वार थी उसकी 50वीं एनिवर्सरी हुई थी। 6 को हुई थी, 7 को, 6 से 23 अक्टूबर के बीच में वो यौम किपर वार हुआ था 73 में, और ये 7 अक्टूबर को इन्होंने हमला किया है। तो लैंड रूट से भी, सी रूट से भी और एयर रूट से, तीनों तरफ से हमला किया। बड़ा मासिव हमला है ये। इसके बारे में तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतना मासिव हमला करेंगे। मतलब उसका अंदाजा सिर्फ इसलिए लगा लीजिए कि पहले 48 घंटों में उन्होंने 7,500 या 8,000 रॉकेट्स जो हैं वो उस पर दागे हैं इसराइल पे। तो इतना भयंकर हमला किया है और अब इसराइल के करीब 700 लोग मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई अब इसराइल कर रहा है, तो इसराइल के जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसमें भी 300-400 लोग जो फिलिस्तीनी जो है मारे गए हैं। ये इसका वो है। अब जो फैक्ट्स में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो अब एक एक करके आप देखिएगा और फिर अपने आप कंसिडर कीजिएगा कि इनका क्या महत्व है। जैसे मैंने बताया 1948 में इसराइल बना, उसके बाद दूसरा कि आज की डेट में भी 74% जो हैं इसराइल में ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, और बाकी जो हैं करीब 21% करीब जो हैं मुस्लिम्स हैं, और 2 या 3% जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन ज्यूज़ हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं। दूसरा फैक्ट आ गया। अब तीसरा जो है वो ये इसलिए बताया मैंने, पॉपुलेशन का इसलिए बताया ये, क्योंकि वहाँ जो है वो इसराइल में डेमोक्रेसी है, लेकिन इसराइल के लोगों को चिंता यह है कि जिस तेजी से मुसलमानों की संख्या वहाँ बढ़ती जा रही है, तो उसका भविष्य क्या होगा उस डेमोक्रेसी का, तो वो उसके बारे में भी वहाँ विचार चल रहा है। अगर आप देखें तो जब पिछले 4 साल में इसराइल में 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं,
कभी किसी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। हंग असेंबली आती है हर बार, नेसेट जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें हंग आता है। हर बार जो है कोalition गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाती है, जो फेल हो जाती है, कुछ दिनों बाद फिर से शुरू होता है। तो यही इस वक्त भी हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू की हालांकि गवर्नमेंट है, लेकिन उनको अपनी वो लिबरल माने जाते हैं नेतन्याहू, लेकिन उनको जो मदद लेनी पड़ रही है वो एक्सट्रीम राइट जो है, जो जियोनिस्ट हैं, उनकी मदद लेकर के ही गवर्नमेंट उन्होंने बना पाई है। और जब से पिछले 10 महीने करीब हो गए हैं इसराइल में, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स नेतन्याहू करना चाह रहे थे, उसके खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा वर्ग उठ खड़ा हुआ है, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। मतलब ये है कि अभी जो पिछले दिनों जो है ये जो हमला हुआ है 7 अक्टूबर का, इससे पहले कहा जा रहा था कि शायद इसराइल इसी मुद्दे पर ही शायद टूट जाए या वहाँ जो है वो अराजकता फैल जाए, इतना बुरा हाल था उसका। तो डिवाइडेड बहुत रहा है इन दिनों, बहुत टर्मोइल में रहा है इसराइल पॉलिटिकली। इस बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, जैसे कि अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब और इसराइल का आपस में जो है वो अकॉर्ड होना तय है। लग रहा था कि इस हमले से पहले शायद वो हो जाता। रिकॉग्निशन वो दे रहे हैं, ये सऊदी अरब जो है इसराइल को। हालांकि सारे अरब देशों ने आज तक, अरब देश क्यों, हमारे बगल में पाकिस्तान है, उसने भी इसराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब शायद सऊदी अरब देने को तैयार हो रहा था। और उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब को अपनी पूरी जो सिक्योरिटी है, जो उनकी कंट्री की सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका के हवाले करनी है, अमेरिका से लेनी है वो सिक्योरिटी अपरेटस जो है, जिसमें आपका आयरन डोम है या और बहुत कुछ है जो उसमें है। दूसरा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है वो भी उन्होंने अमेरिका से लेनी है। और क्योंकि अभी जो सऊदी अरब के सुल्तान है, मोहम्मद बिन सुल्तान बोलते हैं उनका, MBS, वो जो फॉरवर्ड लुकिंग हैं, तो इसलिए वो भी चाहते थे कि ये पीस, एक परमानेंट पीस एक काबिल यहाँ हो जाए। तो इसलिए भी वो अकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो अब शायद मुश्किल होगा। ये एक और डेवलपमेंट इसके साथ साथ हुई है, जो चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरब जो सुन्नी देश है और ईरान जो शिया देश है, इनका आपस में बातचीत शुरू हो गई है। पीस अकॉर्ड इनका शायद साइन हो जाएंगे। कुछ ऐसा भी है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी हद तक जो है चीन ने करवा दी है। तो ये एक डेवलपमेंट पिछले कुछ महीनों में हुआ है। तो ये अभी ये चल ही रहा था कि एक और डेवलपमेंट जो बीच में हुई हैं, जैसे क्रिश्चियंस के लिए उसी मिडिल ईस्ट में लेबनन करके एक देश बनाया गया था, लेकिन बाद में लेबनन पर जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा आतंकवादी ग्रुप है हिजबुल्ला, उसकी सत्ता है। हालांकि सत्ता कहने को तो क्रिश्चियंस के हाथ में है, लेकिन असल में सत्ता हिजबुल्ला का है। हिजबुल्ला ही वहाँ की आर्मी है, हिजबुल्ला ही अभी जो इस युद्ध में भी हिजबुल्ला ने जो है वो वहीं से, लेबनान से ही इसराइल पे जो है रॉकेट्स वगैरह, मिसाइल वगैरह मारी हैं। तो हिजबुल्ला का वहाँ कब्जा है, लेकिन वो भी शिया नहीं है, सुन्नी है हिजबुल्ला। और हमास जो है ये भी सुन्नी है। लेकिन आजकल इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन है? वो ईरान है, जो कि शिया कंट्री है। तो बड़ा अजीब सा इनका गठजोड़ हुआ पड़ा है। 1967 के जो 6 डे वॉर थी उसमें कब्जा किया था। उससे पहले जो 48 में कब्जा किया था वेस्ट बैंक पर भी, गाजा पर भी जॉर्डन ने। अब जो है 1967 की वॉर में वेस्ट बैंक और गाजा पर जो है वो इन्होंने कब्जा कर लिया था इसराइल ने, जिसको UN की कभी मान्यता नहीं मिली। और 2005 में अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको देखते हुए इसराइल ने जो है वो दोनों क्षेत्रों से पीछे अपने कदम हटा लिए। तो अभी आज की डेट में वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है वो PLO के पास है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास है, यासर अराफात की। और जो गाजा है उस पर जो है वो हमास का कब्जा है। एक और जो डेवलपमेंट जो इसी दौरान हुई है, जैसा मैंने बताया कि फॉरवर्ड लुकिंग है MBS, जो UAE इसके सऊदी अरब के सुल्तान हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग है, मॉडर्न आउटलुक है उनका। और उन्होंने अपनी पब्लिक को भी जो है काफ़ी हद तक अपनी पब्लिक को भी मना लिया है। जो उनके विरोध में थे उनके ऊपर उन्होंने कड़े जो हैं वो नियम लागू किए, काफ़ी पनिशमेंट्स वगैरह दी हैं तो वो भी। लेकिन 30% पॉपुलेशन अभी भी वहाबी जो है उसमें है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि अब्दुल वहाब करके एक स्कॉलर हुए, मुस्लिम स्कॉलर हुए, जिन्होंने ये कहा कि जो मॉडर्न जो तौर तरीके इस्लाम में घुस आए हैं उनको बाहर करके
पुराने वाला जो ओरिजिनल इस्लाम जो था वही लाया जाए, और उसके उन्हीं के समकक्ष, बल्कि उन्हीं के जो उसी मदरसे में पढ़ने वाले हिंदुस्तान से गए हुए थे, शाह बरेलवी जो गए थे, तो उन्होंने दिल्ली में जो है वो यहाँ भी उन्होंने वो वही वहाबी लाए हैं। फिर यहाँ से फिर देवबंदी हुए, बरेलवी हुए, बहुत सारी जमातें बनी। तो ये वहाबी जो है वो 30% जो सऊदी अरब के लोग हैं वो अभी भी वहाबी लाना चाहते हैं। एक और मॉडर्न कंट्री जो है इसमें वो कतर है। कतर अपने उसके, क्योंकि ब्रिटिश उसके अंडर रहा है तो काफ़ी मॉडर्न आउटलुक है उसका, लेकिन इस मामले पे क्योंकि उसको लीडरशिप चाहिए अरब कंट्रीज़ की, मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो इसलिए वो वहाबियों का साथ दे रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है नॉर्थ इसमें, मिडिल ईस्ट में। ये अभी चल ही रहा था कि ये हमला हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए वहाँ मिडिल ईस्ट में जो इस सारे झगड़े में, एक तरफ हमास है गाज़ा में, वेस्ट बैंक में पीएलओ है, लेबनान में हिजबुल्लाह है। 3 ये मेजर प्लेयर तो यही हो गए। उसके अलावा मैं इसराइल के अलावा की बात कर रहा हूँ, जो उनके एडवर्सरीज हैं उसमें ईरान उनका सबसे बड़ा एडवर्सरी है जो कि शिया है। सीरिया जो है वो भी इसराइल के खिलाफ है, तो वो भी शिया है। बाकी जो कतर है या आपका सऊदी अरब है, यूएई है, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज का मतलब है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है एक इनकी 6 देशों की, जिसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है और ओमान है। ये 6 देश जो हैं इनको जीसीसी कंट्रीज कहा जाता है। तो ये सारे के सारे सुन्नी डोमिनेटेड वो हैं कंट्रीज हैं। ये इसमें एक प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ जो इंटर प्ले है आपस में, जो राइवलरी की वजह से कतर वर्सेस सऊदी अरब भी है, तो कई सारे प्लेयर्स हैं इसमें, और इन सबके घालमेल में घुसा हुआ है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में ज्यूज की जो लॉबी है वो सबसे स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से अमेरिका भी है। अमेरिका एक जो है वो कतर को और यूएई सऊदी अरब को, इन दोनों को प्रोटेक्शन दे रहा है, ईरान के खिलाफ है। तो ये सब भी चल रहा है। इधर यमन में जो झगड़ा शिया वर्सेस सुन्नी का झगड़ा चल रहा था वो अलग है। तो ये सारे तथ्य हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इसके रिपरकशंस क्या होंगे या इसकी जड़ में क्या है, या अल्टीमेटली भारत के लिए इससे क्या जो है अर्थ हैं, वो अगले अंक में आपसे बताऊंगा। अभी मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि ये जो मैंने 12-13 चीज़ें आपको बताई हैं, इस पर जरा कंसिडर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। तो अगले अंक में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।